Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely gender inequality. Gender inequality से मुराद यही है कि जहाँ पर इक्वालिटी बराबरी के हुकूक नहीं दिए जा रहे जेंडर की बेस पर, यानी कि खवातीन को मर्दों के साथ जो है वो बराबरी के हकूक से महरूम रखा जा रहा है। बेसिकली जो है वो आप देख सकते हैं कि जो वेजेस हैं वो उनको कम दिए जाते हैं। ठीक है, इसी हवाले से इसको लिखा गया है, लेकिन इससे पहले हम इसमें मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है जेंडर इनइक्वालिटी ही की, जिसके ऊपर आपको पता है टाइटल बनाया गया है। टाइटल भी यही है हमारे पास, यानी अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का। इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप का जो है वो एक ऐसा अनइक्वल किस्म का ट्रीटमेंट जो कि रेस या जेंडर की बिना पर हो रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूएन एजेंसी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसमें एड्रेस करती है, वो लेबर इश्यूज के हवाले से बातचीत की जाती है, प्रमोट किया जाता है लेबर राइट्स को। नेक्स्ट हमारे पास रियूमिनेशन आता है। रियूमिनेशन का मतलब होता है मुआवजा, जो किसी भी शख्स को उसके काम के एवज में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन है। कन्वेंशन अगर इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है या फिर ट्रीटी होती है, जिसको जो मेंबर स्टेट्स हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेशन आता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है तफरीक करना। ठीक है, अनफेयर या अनजस्ट किस्म का ट्रीटमेंट इंडिविजुअल्स के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ, उनकी जेंडर के ऊपर बेस करते हुए, रेस के ऊपर बेस करते हुए या उनकी एज के ऊपर बेस करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास मेटर्निटी प्रोटेक्शन आती है। मेटर्निटी प्रोटेक्शन से मुराद है कि मैयर्स या पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं जिनका मकसद ये हो कि वो प्रोटेक्ट करें हेल्थ को और एम्प्लॉयमेंट राइट्स को डिफरेंट वुमेन्स की। नेक्स्ट हमारे पास आता है जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी से मुराद भी एक जेंडर बेस्ड इक्वालिटी की ही बात की जा रही है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उनकी पार्टिसिपेशन भी इक्वल हो दोनों जेंडर की, चाहे वो मर्द हो या फिर खवातीन हो। नेक्स्ट इनहिबिशंस आ जाता है। इनहिबिशंस का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिलेक्टेंस। ठीक है, यानी कि जो है वो शाय फील करना बेसिकली। ठीक है, रिस्ट्रेन हो जाना, सेल्फ रिस्ट्रेन, अपने आप को थोड़ा सा साइड पर रखना, बचा बचा कर रखना। नेक्स्ट है नेगोशिएशन टीम्स। ठीक है, नेगोशिएशन टीम से मुराद यही है मुज़ाकरात पर मबनी कुछ ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारे पास सोबरिंग इफेक्ट आता है। सोबरिंग इफेक्ट से मुराद है कामिंग किस्म के, मॉडरेट किस्म का इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है डिपेंडेंट चिल्ड्रन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन से मुराद भी यही है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कि अपने पेरेंट्स पर प्रॉपर तरीके से उनकी डिपेंडेंट होते हैं, उनकी सपोर्ट और उनकी केयर की उनको बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है प्रीजुडाइशियल। ठीक है, प्रेजुडिशियल जो है हमारे पास, इसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर डैमेजिंग किस्म का। ठीक है, किसी की हेल्थ के लिए आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज जो है इंटरनेशनल अवार्ड है ये, और किसी की इज्जत में, किसी के वकार में दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को उसकी कंट्रीब्यूशन की बिना पर। नेक्स्ट हमारे पास रिटेंशन आता है। रिटेंशन का मतलब होता है बरकरार रहना। टू एक्ट ऑफ द एक्ट ऑफ कीपिंग, यानी कि जिस जो काम आपने शुरू किया है उसके ऊपर आप कायम रहें। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्टिविटी आता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब भी यही है कि ऐसी मेजर्स ली जाएं कि किस तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क किया जाए और अपने टास्क को कंप्लीट किया जाए। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट का मतलब है किस तरह से प्रोग्रेस दी जाए, मजीद किस तरह से लेवल्स को पहुंचाया जाए और हायर लेवल्स की तरफ, हायर पोजीशन की तरफ जो है वो किस तरह से पहुंचा जाए। ये थी इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इज नॉट पेक्यूलियर टू पाकिस्तान। जो जेंडर इनइक्वालिटी का जो मसला है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। रियलाइजिंग दैट सच डिस्क्रिमिनेशन प्रीवेल्ड, प्रीवेल्ड होता है गालिब आना, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एवरीवेयर, ये हर जगह पर, जिंदगी के हर शोबे के अंदर ये गालिब आया हुआ है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये तफरीक हमें हर जगह नजर आती है। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम द इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन बनाई है, यानी जिसमें इक्वल मुआवजा दिया जाए मर्दों को भी और खवातीन को भी। 1955 में बनाया है इसको, 51 में। दिस वॉज फॉलोड बाय 3 more conventions ऑन जेंडर इक्वालिटी। और इस नाम से जो है वो 3 मजीद जो है कन्वेंशंस की गई हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वन है वो है द डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन 1958। 1958 में एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन की डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से कन्वेंशन करवाई गई। नेक्स्ट है वर्कर्स विद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्वेंशन 1981। और थर्ड नंबर पर है मेटर्निटी प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जो कि 2000 में की गई। रिसेंटली द यूएन इशूड अ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट रिपोर्ट विच ऑब्जर्व्स। ठीक है, रिसेंटली यूएन ने इशू की है जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की रिपोर्ट, और जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया
था कि जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट बट अ नेसेसरी फाउंडेशन फॉर अ पीसफुल प्रोस्पेरियस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, प्रोस्पेरियस यानी खुशहाल किस्म का। जेंडर इक्वालिटी में वो बताते हैं कि ना सिर्फ एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, बल्कि ये फाउंडेशन के लिए, यानी कि एक ऐसे मुआशरे की फाउंडेशन जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो और अमन हो, उसके लिए ये फाउंडेशन का काम करती है। There has been progress over the last decades, but the world is not on track to achieve gender equality by 2030. Progress डिकेड में देखी गई, ठीक है, होती आई है, लेकिन जो दुनिया है फिर भी ट्रैक पर है कि मतलब उस तरह से ट्रैक पर मौजूद नहीं हुई, नहीं आई उस ट्रैक पर कि वो अचीव कर सके जेंडर इक्वालिटी को 2030 तक। वुमेन एंड गर्ल्स रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड देयरफॉर आल्सो हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल। जिस तरह से खवातीन और जो लड़कियां हैं वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बना रही हैं दुनिया की, तो इसी तरह से उनकी सलाहियत भी दुनिया की आधा बनती है। बट जेंडर इनइक्वालिटी परसिस्ट एवरीवेयर एंड स्टैग्नेट सोशल प्रोग्रेस। लेकिन जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बरकरार है, परसिस्ट है, अब हर जगह नजर आती है, मुतलका नजर आती है, और उसने जमूद तारी किया हुआ है, स्टैग्नेट किया हुआ है सोशल प्रोग्रेस को। माशरती आप देख सकते हैं तरक्की के अंदर वो एक रुकावट है। C100 मेक्स इट obligatory upon the member states to ensure the application to all workers of the principles of equal remuneration for men and women workers for work of equal value। तो ये जो C100 है इसने obligatory बना दिया है, इस चीज को फर्ज किया है मेंबर स्टेट के ऊपर कि वो इंश्योर करवाएं कि वो तमाम वर्कर्स को जो है वो इक्वल मुआवजा देंगी, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, उनके वर्क के इवज में। 72 years have lapsed since the release of this convention, yet according to the UN women still earn 23% less than men globally। 72 जो है वो साल आपको बताए गए हैं, 72 years से देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस कन्वेंशन के बावजूद अभी भी यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टिल जो है वुमेन वो 23% जो है वो कम ही कमा रही है मर्दों की निस्बत ग्लोबली। On average, women spend about 3 times as many hours in unpaid domestic and care work as men। और एवरेज देखी जाए तो वो स्पेंड में भी हम देखते हैं 3 गुना जो है वो एज मेनी आवर जो है वो काम करती हैं और अनपेड रहती हैं, डोमेस्टिक काम कर रही होती हैं, बहुत ज्यादा घरेलू। ठीक है, मर्दों के मुकाबले में अगर हम देखें। वुमेन वर्क फॉर 8 hours a day बट द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कीप देम बिजी टू। जो वुमेन है वो वर्क करती हैं 8 घंटे एक दिन के अंदर, लेकिन जो हाउस होल्ड की उनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी उनको बिजी रखती हैं। C111 हैज ऑल्सो बीन रेटिफाइड बाय पाकिस्तान। इसकी भी तौसीक की गई पाकिस्तान की तरफ से। ईच मेंबर मस्ट इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, जिसमें यही है कि इंश्योर करवाया जाए कि इक्वालिटी हो अपॉर्चुनिटी के अंदर, रिस्पेक्ट में, एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के हवाले से, विद अ व्यू ऑफ एलिमिनेटिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, यानी इस हवाले से किसी किस्म की कोई तफरीक ना हो, उसका खात्मा किया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए। इट इज अ लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग जेंडर पैरिटी। तो ये एक बहुत लंबा सफर रहा है जेंडर पैरिटी को गेन करने का। इन द लेट 1970s आई वाज वर्किंग एट एन एमएनसी एट डहारकी। तो राइटर यहाँ पर बता रहे कि वो एमएनसीज में काम कर रहे थे डहारकी में। अ वुमन हु हैड ग्रेजुएटेड इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूके, एक वुमन जिन्होंने ग्रेजुएट किया केमिकल इंजीनियरिंग में यूके से, केम फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजर। तो वो ऑपरेशन मैनेजर के इंटरव्यू के लिए आई। शी वॉज कैपेबल एंड एम्बिशियस। तो वो बहुत ख्वाहिशमंद भी थी, उनके अंदर एबिलिटी भी मौजूद थी, एंड हैड नो इनहिबिशंस अबाउट वर्किंग विद मेल कलीग्स। और उनके अंदर कोई शाइनेस मौजूद नहीं थी, इनहिबिशंस नहीं थी कि वो मेल कलीग्स के साथ काम करें। हाउएवर ताहम द मैनेजमेंट डिड नॉट ऑफर हर द जॉब। तो जो मैनेजमेंट थी उन्होंने उनको जॉब ऑफर नहीं की, एज शी वुड बी द ओनली फीमेल वर्किंग एट द प्लांट। क्योंकि उसकी वजह यही थी कि उनको यही लगता था कि वो सिर्फ अकेली खातून है जो इस प्लांट पे काम करेंगी। देयर आर सर्टेन जॉब स्पेशली इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट व्यूड एज जेंडर स्पेसिफिक फॉर इंस्टेंस। तो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि इस तरह की सर्टेन जॉब्स हैं जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे खसूसी तौर पर, जहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक किया गया है इन चीज़ों को। द जॉब ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजर, ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर की जॉब देखें, हु हैज़ टू नेगोशिएट द लेबर यूनियंस चार्टर ऑफ डिमांड्स पीरियोडिकली, जो कि नेगोशिएट करता है, मुज़ाकरात करता है लेबर यूनियन के चार्टर से पीरियोडिकली, उनकी डिमांड से। ड्यूरिंग डिस्कशंस यूनियन ऑफिशियल्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट में अटर वर्ड्स कंसिडर्ड इनअप्रोप्रिएट इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। क्योंकि डिस्कशंस हो रही होती है यूनियन ऑफिशियल्स के अंदर, तो वो बता रहे हैं कि हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, अटर कर दिए जाते हैं, उनके मुंह से निकल जाते हैं, जिनको इनअप्रोप्रिएट, गैर मुतनासिब जो है वो तस्वुर किया जाता है वुमेन की प्रेजेंस में।
According to my own experience, though, the presence of women in negotiation teams had a sobering effect on union officials who would refrain from using foul language. लेकिन यहाँ पर उनके राइटर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि किस तरह से उनके अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वुमेन की नेगोशिएशन जो टीम होती है, तो वो एक सोबर किस्म का एक काम इफेक्ट डालती है यूनियन कौन ऑफिशियल्स पर, ठीक है, जो उनको बचाते हैं किसी किस्म की भी फाउल लैंग्वेज यूज करने से। C-156 applies to men and women workers with responsibilities in relation to their dependent children। उसके बाद जो 156 है वो अप्लाई होता है मैन एंड वुमेन वर्कर्स पर, उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से, उनके रिलेशन के हवाले से जो बच्चे उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिस्ट्रिक्ट देयर पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एंटरिंग पार्टिसिपेटिंग इन और एडवांसिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, ये कि वो पॉसिबिलिटीज मुमकिन नहीं हो पाती हैं, ठीक है, कि वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, एंटर करें या पार्टिसिपेट करें या एडवांस करें, अपने आप को इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सरगर्म रख सकें। Their employers should be considerate and allow them the time required to see to their obligations toward their families without reducing their pay। तो एम्प्लॉयर्स को यही चाहिए कि वो इस चीज को तस्वुर में लेकर आए और उन्हें अलाउ करें कि वो टाइम जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी तरफ टुवर्ड्स वो दे सकें, फैमिलीज़ की तरफ वो दे सकें, और उनकी पे में भी किसी किस्म की कोई जो है वो रिड्यूस उनको उसको नहीं किया जाए। बिसाइड्स फैमिली ड्यूटीज़ शुड नॉट बी अ वैलिड रीज़न फॉर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो टर्मिनेट करना एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली की वजह से ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। C-183 prescribes that members shall ensure that pregnant or breastfeeding women are not obliged to perform work। और 183 सी के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि मेंबर्स को चाहिए कि वो इंश्योर करवाएं कि इस तरह की जो खवातीन है, ठीक है, तो उनको जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी ना आयद की जाए प्रॉपर तरीके से इस चीज को, कि वो इस चीज को छोड़ दें, विच हैज बीन डिटर्मिन्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू बी प्रिजुडिशियल टू द हेल्थ ऑफ द मदर और द चाइल्ड। क्योंकि इस चीज को इंश्योर करवाएं, क्योंकि वो जो मदर है और चाइल्ड है उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो प्रिजुडिशियल इफेक्ट डाल सकती है। जेंडर इनइक्वालिटी इज रैम्पेंट इन अवर सोसाइटी। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो रैम्पेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे में। पीपल्स जनरल एटीट्यूड टुवर्ड वुमेन रिमेन्स अ टॉपिक ऑफ क्रिटिक इन आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स। तो ये अभी भी टॉपिक जो है वो क्रिटिसिज्म का ही बना हुआ है आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स में। सम ऑब्जर्वेशंस पब्लिश्ड रिसेंटली इन दिस न्यूज़पेपर आर समड अप हियर। जैसे कि वो बता रहे हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस अभी रिसेंटली यहाँ पर की गई हैं समड अप। डिस्क्रिमिनेशंस इंक्लूड द फैक्ट दैट देयर मे बी अबाउट 3.5 मिलियन एलिजिबल वुमेन वोटर्स who are not registered on the electoral rolls। डिस्क्रिमिनेशन इस तरह देखी जाए तो फैक्ट यही है कि 3.5 मिलियन वुमेन जो है एलिजिबल वुमेन वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है इलेक्टोरल रोल्स में। वुमेन डोंट वांट टू कंटेंट विद द स्टेयर्स एंड हरासमेंट दे फेस व्हेन दे स्टेप आउटसाइड देयर सेफ्टी जोन्स। तो उनको वो नहीं चाहती कि कंटेंट करें, ठीक है, हरासमेंट फेस करें जब वो इस सेफ्टी जोन से बाहर निकलती हैं। तो पाकिस्तान नॉट जस्ट फीचर्स एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट dangerous countries, it is in fact anti-women and has been unable to enforce international conventions regarding the issue। पाकिस्तान जस्ट ये फीचर जो है उनमें दुनिया के हवाले से देखा जाए तो ना सिर्फ ये एक डेंजरस कंट्री है, साथ में एंटी वुमेन भी हमें रवैया नजर आता है, अनेबल रहा है कि वो एनफोर्स करवा सके इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इस इशू से रिगार्डिंग। कमेंटिंग ऑन द नोबेल पीस प्राइज अवॉर्डेड टू द जेल्ड ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोबेल प्राइज अवार्ड के बाद बता रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट को दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, द यूएन सेक्रेटरी जनरल सेड द अवार्ड वाज अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज वुमेन। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि ये अवार्ड ट्रिब्यूट है उन तमाम खवातीन के लिए हु आर फाइटिंग फॉर देयर राइट एट द रिस्क ऑफ देयर फ्रीडम, जो लड़ती हैं खवातीन के और उनके राइट्स के लिए रिस्क लेती हैं फ्रीडम के हवाले से भी, देयर हेल्थ एंड इवन देयर लाइव्स, अपनी हेल्थ और अपनी जिंदगियों को भी जो है दाव पर लगाकर। हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस इज वन ऑफ द मेजर इशू अफेक्टिंग वुमेन टेकिंग अप अ जॉब। हैरेसमेंट जो है वो भी इनका एक बेसिक जो है वो जॉब करने में एक अफेक्ट डालने वाला एक इशू है। रिटेंशन, प्रोडक्टिविटी और एडवांसमेंट में भी ये अपना किरदार अदा कर रहा है। द यूएन एस्पायर्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट बाय 2030। यूएन एस्पायर कर रहा है, उसकी ख्वाहिश यही है कि वो अचीव करे जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को 2030 तक। दिस अपीयर्स टू बी गाइगेंटिक टास्क एंड एन एम्बिशियस टारगेट। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, but it will still be a great achievement if most of the developing countries are able to remove key gender inequalities by the deadline। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त चीज हो जाएगी अगर डेडलाइन तक जो है ये तमाम जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इन जो की जेंडर इनक्वालिटीज हैं उनको अगर रिमूव करने के काबिल हो जाते हैं। तो एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर के हवाले से और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था ये।
और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।